अच्छा, लेक्चर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें है इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स डील्स विद सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम रीच कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है ना कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम रीच करे वो कब करेगा, वो दो कंडीशंस जब होल्ड होती हैं ना तब। पहली, जो सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो रिमेन कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, और रिमूवल ऑफ सिस्टम हो जाए कॉन्टैक्ट फ्रॉम विच इट्स सराउंडिंग, यानी आसपास के सराउंडिंग में उसका सिस्टम रिमूव हो जाए, कॉन्टैक्ट नहीं हो आपस में। ठीक है, उसकी वजह से कोई चेंज ना हो प्रॉपर्टी में जो भी कोई सिस्टम की है मौजूद। अच्छा, कंडीशन ए जो होल्ड करती है लेकिन कंडीशन बी होल्ड नहीं करती, उसको आप कह देते हो कि वो एक स्टेडी स्टेट में है सिस्टम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो बेसिकली होता है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट ऑन नहीं हो और सिस्टम के अंदर नहीं हो। हैंस सिस्टम अंडरगोज नो एक्सेलरेशन एंड नो टर्बुलेंस, ना उसमें कोई बढ़ती आती है ना कोई टर्बुलेंस आता है, कुछ भी नहीं होता सिस्टम के अंदर। मटीरियल इक्विलिब्रियम में जो होता है कि नो नेट केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग इन द सिस्टम, कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं अकर होते सिस्टम के अंदर, और ना ही किसी किस्म का नेट ट्रांसफर होता है मैटर का एक स्टेट से, यानी एक सिस्टम के पार्ट से दूसरे सिस्टम के पार्ट से, या किसी भी किस्म के दरमियान उसके सराउंडिंग से भी। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो सिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स के दरमियान होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के जो सिस्टम की हैं या उसकी सराउंडिंग्स की। अब वो सेपरेट कब होती हैं, वो सेपरेट होती हैं थर्मली, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल्स के जरिए। जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो तीन किस्म का होता है, जो तीन किस्म का इक्विलिब्रियम है वो प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लेक्चर 5 है, इसके अंदर एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है जो क्या आती है, इज़ वन हुज वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स वैल्यू फॉर द पार्ट्स ऑफ सिस्टम, यानी पार्ट्स ऑफ सिस्टम की जो सम ऑफ वैल्यू इक्वल है वही टोटल उसकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। तो जब डिवाइड करो ना सिस्टम को पार्ट्स में, तो जो मास ऑफ सिस्टम है उसका जो सम होगा वो मासेस ऑफ पार्ट्स के साथ मैच करेगा, तो उसको आप कह दोगे मास क्या है, उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और उसका वॉल्यूम भी। जो इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है ना वो क्या कहती है, इन वन हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, सिस्टम का जो साइज है उस पर डिपेंड नहीं करती उसकी वैल्यू, और वो प्रोवाइड करती है सिस्टम को कि वो रिमेन क्या रहे, रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज रिकॉल नैनोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर जो है एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, ये ज़रूर याद रखो जो भी कोई एग्जांपल्स आ रहे हैं वो सवाल में, एग्जाम में अक्सर सवाल होता है कि भाई ये चीज़ क्या है, इसका एग्जांपल दो। अच्छा, इफ़ ईच इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है, हर जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव वाली वो कांस्टेंट रहे सिस्टम के थ्रू आउट द सिस्टम, तो सिस्टम को होमोजेनियस कहा जाता है। और सिस्टम जो मीन्स सिस्टम जो है होमोजेनियस नहीं होगा अगर इट मे कंसिस्ट अ नंबर ऑफ होमोजेनियस पार्ट्स, लेकिन वो होमोजेनियस पार्ट्स कंसिस्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं वो पूरा होमोजेनियस हो। होमोजेनियस पार्ट ऑफ सिस्टम जो हो उसको आप फेस कहते हो। ठीक है, कि वो होमोजेनियस पार्ट है, पूरा सिस्टम को आप होमोजेनियस नहीं कह रहे, लेकिन उसका पार्ट होमोजेनियस प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है, तो उस पार्ट को आप फेस कहते हो। सिस्टम जो है वो दो या दो से ज़्यादा फेस रख सकता है अपने अंदर, और उसको फिर आपको हेट्रोजेनियस कहा जाता है। सपोज करो कि जो वैल्यू ऑफ सारे हर किसी भी एवरी हर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है इन अ सर्टेन थर्मोडायनामिक सिस्टम, वो बराबर हो रही है वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो दूसरे सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो दो सिस्टम्स जो हैं बता रहे हैं अभी जो एग्जाम्पल में, वो उन दोनों को आप बोलोगे कि वो सेम थर्मोडायनामिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 6, टेम्परेचर। ये सपोज करो कि दो सिस्टम है उनको सेपरेट किया हुआ है एक मूवेबल वॉल से, यानी एक हिलने वाली वॉल जो हिल सकती है, और उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है एक दूसरे से। क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो एक्ट कर रही है, और हर सिस्टम जो है वो एग्जर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वॉल के ऊपर, जो वॉल सेपरेट कर रही है ना उसको सेम बराबर फोर्स एग्जिबिट कर रहा है। सिस्टम्स जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ वो सेम प्रेशर रखते हैं, जस्ट एज सिस्टम जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है वो कॉमन प्रेशर रखते हैं। इट सीम्स पॉसिबल दैट देयर आर सम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कॉमन टू सिस्टम्स इन थर्मल सिस्टम्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम डिफाइन करते हैं एज अ टेम्परेचर, और उसको सिंपलाइज करते हैं थीटा से। बाय डेफिनेशन जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो एक दूसरे के साथ तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। दो सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। लेकिन
हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है टेम्परेचर की वो एज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कर रही होती है। जो उसका फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है दोनों सिस्टम्स के दरमियान या नहीं। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की ज़रूरत होती है पता लगाने के लिए ये स्टेट फंक्शन है क्या। अब सपोज करो कि आपके पास ना सिस्टम है, हमें फाइंड करना है सिस्टम्स ए और बी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ या नहीं। तो जब वो कांटेक्ट में आएंगे वाया थर्मली कंडक्टिंग वॉल के ज़रिए कांटेक्ट में वो आए, तो हम ये फर्दर सपोज कर सकते हैं कि अगर हमने ढूंढा सिस्टम बी और सी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ, तो बाय टेम्परेचर ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने देखी, उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि भाई हाँ इन दोनों के पास सेम टेम्परेचर होगा। फिर उसी तरह ए और बी वाला सिस्टम होगा उसके पास भी सेम होगा, और बी और सी वाला उसमें पास भी सेम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा होगा। देयरफॉर सिस्टम ए एंड सी वुड हैव द सेम टेम्परेचर। और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ए और सी है उनको आप थर्मल इक्विलिब्रियम में फाइंड करो जब उनको कांटेक्ट में लाया जाए किसी थर्मली कंडक्टिंग वॉल के ज़रिए। लेकिन ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं मिलते, नहीं पता लगता कि नहीं पता चलता कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, बोलता है कि नहीं है, ये फॉल्स है, ये तो जो हमारी डेफिनेशन है ना टेम्परेचर की वो इनवैलिड हो जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि दो सिस्टम जो है ना वो अक्सर थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं और एक थर्ड सिस्टम के साथ मिला के। तो हमने क्या करना था, हमें ढूंढना होता है कि इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में वो हैं सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ या नहीं। अच्छा, सातवां है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर जो है डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट की जाती है सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स पर। बेसिक डेफिनेशन ये रही, P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जो भी कोई फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, आपके पास प्रेशर की वैल्यू निकल आई। अब जो सिस्टम है ये वाला, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। प्रेशर जो थ्रू आउट इस सिस्टम में होता है ये यूनिफॉर्म होता है और इक्वल होता है। जो प्रेशर आपस स्पेस की सराउंडिंग में ना बराबर, प्रेशर ऐसा तो नहीं होता ना एक जगह जा रहा है, जिस सिस्टम में जहाँ इक्वली वो एक्सपैंड कर रहा होता है प्रेशर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे एक्ट करता है। ये फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी वो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। हम इसको कंसिडर नहीं करते एक सिस्टम इन फील्ड्स के साथ। हम इग्नोर क्या करते हैं, वी आर इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इस कैलकुलेशन में हम इग्नोर कर देते हैं, वो भी है क्या लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है प्रेशर के अंदर। जैसे जैसे प्रेशर क्या जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है, यानी ऊपर से नीचे जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर कर रहे हो तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसकी कैलकुलेशन में। आठवां हमारे पास मोल, रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द मास ऑफ सम चोजन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन होती है इसकी। आर जो है रिलेटिव के लिए स्टैंड करता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा है कब से, ये 1961 से यूज़ किया जा रहा है। और 1/12 टाइम द मास ऑफ आइसोटॉप, 12 कार्बन वाले आइसोटॉप है उसका 1/12 ऑफ द टाइम है ये इन साइज, इन मास। Ratio of average mass of a molecule of a substance to 1/12 times the mass of 12 carbon atom is called the molecular weight या relative molecular weight of that mass system. Number of 12 carbon atoms, जो 12 वाला आइसोटोप है उसका वो वाली की बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली कितना है 12 ग्राम से, जिसको आप कह देते हो जो कि एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। एवरेज मास एक एटम या मॉलिक्यूल का जो होता है उसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मासेज जो हैं वो कॉमनली आप एक्सप्रेस किस तरह करते हो, AMU लिख के, ठीक है। उसके जो यूनिट्स होते हैं ना, जैसे kg वगैरह होता है यूनिट्स मेजरिंग, वैसे इसका होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट। जो एक AMU है वो 1/12 ऑफ द मास होता है, 12th जो कार्बन आइसोटॉप एटम होता है ना उसके बराबर। एक जो मोल है किसी भी सब्सटेंस का उसको आप डिफाइन करते हो कि अमाउंट जो सब्सटेंस का हो जो एवोगाड्रोस नंबर कंटेन कर रहा हो एलिमेंट्री आइडेंटिटीज़ में, उसको आप कह देते हो वो कि मोल है। जैसे कि एक मोल कहा जा रहा है हाइड्रोजन का, तो उसको कंटेन करेगा, कितने एटम्स कंटेन करता है, 6.02, जो कि 10 पावर 23 है। ये 10 पावर 23 लिखा है, 1023 गलत आ गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है एटम्स के। अ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हमने जैसे पहले देखा इस सेक्शन में कि अगर MR जो है, I जो है मॉलिक्यूलर वेट है, तो जो स्पीशीज ऑफ I है और जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीशीज I है वो इक्वल होता है MR के, यानी I ग्राम से। तो MI इसमें बेसिकली इसके बराबर है, जहाँ पे MI हो गया मास ऑफ सब्सटेंस जो सैंपल है I का, जो भी कोई सब्सटेंस दिया हुआ, NI हो गया नंबर ऑफ मोल्स जो भी कोई I वाला सब्सटेंस है, सब्सटेंस का नाम दे दिया I। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मोलर मास क्या है।
मोलर मास की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस नंबर होता है, ठीक है। नंबर 9 में आइडियल गैस और वर्सेस रियल गैस। कोई ये बात याद, कोई गैस आइडियल गैस नहीं, सही है। आइडियल गैस सिर्फ एक थ्योरी, एक अजम्पशन है कि अगर गैस फलां फलां कंडीशंस फॉलो कर ले तो वो आइडियल गैस की तरह एक्ट करेगी। इन रियलिटी आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। मोस्ट गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव कर लेती हैं कुछ सर्टन प्रेशर्स पे, क्या एक ATM हो या लोअर हो या किसी पे, या टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 0 या हायर हो, तो उसमें कर लेती हैं बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली, लेकिन 100% वो आइडियल नहीं होती। फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का बहुत ज़रूरी है, वो ये रहा है कि PV इज इक्वल टू NRT। P इज इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल्स टू वॉल्यूम, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है R इक्वल्स टू 20.0821 एटम L पर मोल किलो, और T जो इक्वल्स टू टेम्परेचर। अच्छा, गैस लॉस कौन कौन से हैं आपके पास पता है? आपको पता है आपके पास चार्ल्स लॉस है, बूल्स लॉस है, ये सारे गैस लॉस हैं। गैस लॉस क्या कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है डिटरमाइन किया था कि 4 वेरिएबल सफिशिएंट होते हैं डिफाइन करने के लिए फिजिकल कंडीशन या स्टेट किसी गैस की क्या है। तो गैस लॉस कौन कौन से हम पढ़ेंगे इसके अंदर? हम पढ़ेंगे बूल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अच्छा, मोस्ट चीज़ें आप जो इस चैप्टर में यानी इस पूरे हैंडआउट्स में पढ़ते हो ना, वो आपने 9, 10, 11, 12 की केमिस्ट्री बुक में पढ़ा हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा रिवाइज करना है कि अपनी केमिस्ट्री थोड़ी मैं स्मूथ करूँ, तो पुरानी वाली 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 वाली केमिस्ट्री की बुक है ना, वो एक एक बार आप थोड़ा रीड करोगे, आपका आराम से रिविजन हो जाएगा। वरना ये जो हैंडआउट्स हैं ये वर्चुअल वालों के, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और इसके हवाले के जो क्वेश्चन आंसर्स या MCQs बने हुए हैं वो भी मैं आपको नीचे ऐड करके दे दूँगी, आप फटाफट उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगला चैप्टर है हमारे पास बूल्स लॉ। बूल जो है, रॉबर्ट बूल, जो फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट के तौर पे जाना जाता है और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक में जो 1661 में उन्होंने निकाली द स्पेक्टिकल केमिस्ट मार्क्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, इसमें साइंटिफिक मेथड के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, और वहीं से फिर साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा हाइप मिली और लोग बनाना शुरू करें और उसको फॉलो करना शुरू करें। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड रिफ्यूटेशन ऑफ एल्केमी और मैजिक पोशंस, ये सब उसमें दिए गए। बूल ने इन्वेस्टिगेट किया कि वेरिएशन जैसे जैसे वॉल्यूम की होती गई ना, जो भी कोई गैस ने ऑक्यूपाई किया है, वैसे वैसे जो उसका प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा था वो भी अल्टर हो रहा था, यानी वॉल्यूम से फ़र्क पड़ता है कि प्रेशर कितना डिफरेंट हो। उन्होंने नोट किया कि अगर वॉल्यूम किसी फिक्स क्वांटिटी में है किसी गैस का, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि जो उसका प्रोपोर्शन है, यानी पोर्शन जितना है प्रेशर का उससे। अच्छा, और यहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करी के नाम की, जो वो यूज़ कर देते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको के से तौर पे नोट कर दो। बूल्स लॉ जो है वो आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, ये यहाँ पे पिक्चर दी हुई होगी, ये देखो यहाँ पे पिक्चर बताई हुई है उन्होंने बताने की कि भाई किस तरह ये मूवमेंट करते हैं, कि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर भी उसका चेंज होता चला जाता है। अच्छा, डिक्रीज इन वॉल्यूम कॉज करता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वॉल को ज़्यादा हिट करें, दम 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 हिलाते रहें, क्योंकि प्रेशर उसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। एक्चुअलिटी में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो एग्जर्ट करते हैं फोर्स एक दूसरे के ऊपर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है किस तरह अलग अलग होते हैं, चिपके हुए नहीं होते, तो एक दूसरे टकराते हैं, एक दूसरे को भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। तो बोल्ट्स लॉ जो है वो सच में एग्जैक्टली होल्ड अप नहीं करता, यानी हर गैस के लिए प्रॉपरली नहीं हम मान सकते कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इन द लिमिट ऑफ जीरो डेंसिटी, जैसे जीरो डेंसिटी रीच होती है जहाँ पे प्रेशर जो है गोज टू जीरो और टेम्परेचर गोज टू इन्फिनिटी, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्फिनिटली फार अपार्ट हो जाते हैं, यानी बहुत दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर जो फोर्सेस उनके दरमियान होती है वो जीरो बन जाती है। तो जो बॉयल्स लॉ है वो इस पर ओबे नहीं करता, सही से इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता। फिर हमारे पास है 11वां लेक्चर, इसमें चार्ल्स लॉ का बता रहे हैं। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है जेकोन्स चार्ल्स, इन्होंने डिस्कवर किया कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है वो एज प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो प्रोपोर्शनल हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई टी, और V ओवर टी कॉन्स्टेंट, ये इसका फॉर्मूला बनता चला जाता है। चार्ल्स लॉ ओबे करता है कि मोस्ट एक्यूरेटली अगर प्रेशर की लिमिट ज़ीरो हो जाए तो क्या बिहेवियर एग्जिबिट करेंगी गैसेस, लेकिन ये भी लिमिट हो जाता है जब गैसेस जो है स्मॉल डेविएशंस दिखाती हैं, स्मॉल चेंजेस दिखाती हैं। अभी डेविएशंस जो होती हैं वो थोड़े से फ़र्क भी हो सकते हैं, जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हों, जो बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस में आ रहा है, प्रेशर लिमिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर टू गेट अ टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कोई एक टेम्परेचर स्केल ऐसा लेना जो इन बाकी सारी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, वो कह रहा हो कि मैं खुद चल रहा हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा,
तो हम क्या करेंगे, फिर हम आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करते हैं, जो बाय रिक्वायरमेंट टी वर्सेस वी हो जाता है, बिहेवियर ऑफ गैस देता है, जो कि लीनियर में जाता है, एग्जैक्टली लीनियर है, यानी फिर वो एग्जैक्टली चार्ल्स लॉ को ओबे करता है जब टेम्परेचर जो प्रेशर है वो ज़ीरो की लिमिट पे रीच होता है, अदरवाइज नहीं कर रहा होता। मोर ओवर अगर आप देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो लाइकली कब होता है, आइडियल गैस से प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि जीरो वॉल्यूम माइट हैव फंडामेंटल सिग्निफिकेंस, वॉल्यूम जीरो है तो भी उसमें कोई सिग्निफिकेंस होगी, तो हम जीरो लेंगे आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल का और कॉन्साइड करेंगे कि जीरो वॉल्यूम टेम्परेचर हो तो उसमें क्या आता है फ़र्क। तो therefore the definition of absolute ideal gas temperature T by requirement of relation T B V shall hold exactly in zero temperature, जीरो प्रेशर लिमिट में होल्ड करती है, कब, जब जो B है वो कांस्टेंट होता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, और उसमें प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, और जो वॉल्यूम V है वो गैस का वो कोई सा भी हो सकता है, कोई सी भी आप गैस यूज़ कर सकते हो। अच्छा, 12 आ गया आपके पास कि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस 1811 में एवोगाड्रो ने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर ऑफ मोल्स, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखता है कि V इक्वल्स टू के एन, या फिर V बेस 1 डिवाइड बाई एन बेस 1, V बेस 2 डिवाइड बाई एन बेस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। K जो है कांस्टेंट वैल्यू, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेज एट द सेम टाइम प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ गैसेज जो है मोल्स भी उसके सेम होंगे। 13 आ गया आपके पास की इक्वेशन ऑफ स्टेट। हाउ आर स्टेट्स रिप्रेजेंटेड, स्टेट्स किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, तो यहाँ से देखो स्टेट्स ये इसको कह रहा है सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पे इसमें सॉलिड जा रहा है, फिर यहाँ से आगे जाएगा तो ये लिक्विड में चला जाएगा और नीचे रहेगा तो गैस, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है जो टॉप पे रीच कर देता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो रिलेट कर रही होती है आपस में, एक दूसरे के वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रही होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्टेट्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं जो कि आप बेसिकली फ्लूइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए बता रहे हो, तो उसमें आपके पास आ जाता है लिक्विड्स और गैसेस। पर्टिकुलर एम्फेसिस जो गैस पे किया जा रहा है वो किया जा रहा है एबीसीज ऑफ गैस इक्वेशन, यानी एबीसीज ऑफ गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। इसको एबीसीज ऑफ गैस इक्वेशन कहते हैं कि एक्रोनम करके। देखो जब आप मेडिकल फील्ड या ऐसी फील्ड में पढ़े होते हो ना, तो बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े नाम होते हैं, तो उसके लिए एक्रोनम्स बना लेते हैं, बड़े बड़े नाम को शॉर्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट लेटर बना के कोई मीनिंगफुल एक्रोनम बना लिया और उससे याद कर लिया। तो उसी तरह होता है एबीसीज ऑफ गैस इक्वेशन, जो कि हमने अभी 3 पढ़ी, एवोगाड्रो, बॉयल्स और चार्ल्स, इन तीनों को कह दिया जाए। तो इन तीनों को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। इन तीनों लॉस को कंबाइन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि है PV इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि आइडियल गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं कोई नेजेबल वॉल्यूम, यानी काउंट नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं। आइडियल गैस जो है नेचुरल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन रखती है, और आइडियल गैस इक्वेशन शो करती है कि डेविएशन कैसे हो रही है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ का। सो उसको कहा जाता है, सो इट्स कॉल्ड फेलियर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। फेलियर दिखा रही होती है ना वो आइडियल गैस के, तो उसको फेलियर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, भी कहा जाता है, ये याद रखो, ठीक है। 14 होता है हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब वैन डर वाल्स ने भी एक इक्वेशन कायम करी रियल गैसेस के लिए। इन्होंने 1873 में मॉडिफाई करी जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, और उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करा। इन्होंने अकाउंट करा कि नॉन जीरो वॉल्यूम गैस पार्टिकल्स जो हैं, जिसको रिपल्सिव इफेक्ट कहा जाता है, उसको कैसे लिखना है। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो बीच में गैस के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होती है, जो फोर्स को अट्रैक्ट कर रही होती है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ, वो कैसे करना है। और प्रेशर को उसने बोला कि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूलर गैस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जो एरिया एक्सर्ट किया जा रहा है और फोर्स बनाई जा रही है उसके हिसाब से प्रेशर। और बोला गया ये डिपेंड है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्यूजन कितना है, टकराव में कितना फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा टकराव हो रहा है, फोर्स कितना है उस कोल्यूजन के अंदर, और दोनों जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह अट्रैक्टिव फोर्स के साथ इफेक्ट में आ रहे हैं। और हर फैक्टर को डिपेंडेंट कर दिया कि कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है वो N/V के, और जब प्रेशर चेंज हो तो प्रोपोर्शनल हो जाता है N/V² के। तो अब उन्होंने बोला कि कांस्टेंट रिलेटिंग P एंड N/V बनाओ, और प्रेशर टर्म P को आइडियल गैस इक्वेशन में इस तरह लिख दो, P प्लस A/N/V पावर 2, इस तरह बन जाएगा। अब रिपल्सिव इफेक्ट का हमने देखा, तो रिपल्सिव इफेक्ट होता क्या है उसको भी डिफाइन कर लो। रिपल्सिव इफेक्ट वो होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स छोटे और इम्पेरेबल पेयर्स में हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स में बन जाते हैं।
तो एक्चुअल वॉल्यूम जो अवेलेबल होता है ना गैस के लिए वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, लेकिन जब वो गैस छोटी हो गई तो वो और छोटे छोटे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगे। तो रिडक्शन इन वॉल्यूम प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम का प्रोपोर्शन जितना है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो उसको एन बोल रहा है। फिर बोला है अब कांस्टेंट एक और सोचो बी नाम का, उसको रिलेट करो अमाउंट ऑफ गैस कितनी है एन बना दो और रिड्यूस करो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में। फिर जो वॉल्यूम की टर्म होगी आइडियल गैस इक्वेशन है वो वी बन जाएगी, तो वी बेस एन बी बन गया। और इसको अगर आप दोनों डेरिवेशन कंपेयर करो तो हमारे पास इसकी इक्वेशन तैयार हो गई जो वैन डर वाल्स कह रहा है। इन दोनों में से किसी तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, वैन डर वाल्स की करेक्शन, अब मजीद आगे आओ। सर जॉन एंड डेरिक वैन वाल्स 1873 में मॉडिफाई करा उन्होंने आइडियल गैस लॉ और फिर उसको कहा वैन वाल्स करेक्शन। उन्होंने नेसेसरी कांस्टेंट ऐड करे जो वीक फोर्स और जो ऑक्यूपाई वगैरह कर रहे थे गैस पार्टिकल्स उसके हिसाब से करे, जो हमने ऊपर देखे थे ना वही चीज़ यहाँ पे रिपीट है। उसी को उन्होंने करेक्शन करके प्रॉपर तरीके से जब लिखा ना तो वो इस तरीके से बना के वही सेम चीज़ है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। अब देखो इसके अंदर जो चीज़ें सुनने की हैं वो क्या है कि क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या थे, क्रिटिकल वॉल्यूम कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया जा रहा है यूनिट मास ऑफ गैस या वेपर से क्रिटिकल स्टेट्स में हो गया है। क्रिटिकल प्रेशर क्या था कि प्रेशर जो ऑक्यूपाई किया जा रहा है किस पे, जो रिक्वायर्ड हो लिक्विफाई करने के लिए गैस को। एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे जब किसी गैस को रखो ना तो वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में वापस बन जाती है। तो उसको वो कह रहा है कि वो उसका क्रिटिकल प्रेशर क्या है। क्रिटिकल का टेम्परेचर अब बताओ। टेम्परेचर एट एंड अबव जहाँ पे जो वेपर है सब्सटेंस का वो लिक्विफाई नहीं हो सकता जहाँ कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो उस पर। फिर वैन डर वाल्स क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हुए हैं कि जिसके उसमें बोला कि रिक्वायर्ड क्या है जब लिक्विफाई करना हो गैस को एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो उसको क्रिटिकल प्रेशर कह दिया जाता है। और उन्होंने कुछ कांस्टेंट डेरिवेट्स बनाए कि भाई ये कांस्टेंट इस तरीके से वैल्यू होगी तो फिर ये जो आइडियल गैस लॉ है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकता होगा। उसको आपने बोला है सो कॉल्ड बिकॉज ओनली आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैड बीन फॉर्मुलेटेड वाज रियलाइज्ड दैट अ जीरोथ लॉ इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसी तरह थर्मोडायनामिक्स से आपने पढ़े होंगे कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, लेकिन इन लॉज के कायम होने के बाद एहसास हुआ कि इसमें कुछ मिसिंग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है लेकिन एक जीरोथ लॉ की ज़रूरत थी जो इन सबको हेल्ड टुगेदर कर लेगा, वरना इसमें बीच में कुछ मिसिंग जा रहा था। स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ लॉजिकली प्रिसीड कर देता है, यानी होता है कि मैं पहले हूँ, ये चीज़ पहले मानी जाएगी फिर सिक्वेंशली दूसरे लॉज माने जाएंगे तो माने जाए। जीरो लॉ अलाउस टू एक्सट्रैक्ट द एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेचर एज अ स्टेट फंक्शन, जैसे कि जी ई इक्वल्स टू पी सी वी सी डिवाइड बाई आर टी सी। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, बोल रहा है टू सिस्टम दैट आर ईच फाउंड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। ये तीन सिस्टम है टोटल, ठीक है। दो सिस्टम जो हैं मिल के कह रहे हैं कि भाई हम तीसरे वाला जो सिस्टम है ना उसके साथ इक्विलिब्रियम में रीच कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में उसके साथ। तो अगर ये फाउंड हो जाए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो तीनों एक साथ, तो ये एक बेसिक जनरलाइजेशन है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि दो सिस्टम अलग-अलग तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम रीच कर सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकती है, ठीक है। ये बेसिक उसका लॉ है। अब हीट और वर्क कैसे चेंज करते हैं, एनर्जी जो है सिस्टम की वो चेंज हो जाती है हीट से, किस में ट्रांसफ़र होती है, किसी वर्क फॉर्म में, किसी सिस्टम में। फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ऐड कर दी जाती है किसी सिस्टम में, किसके ज़रिए, या तो वो किसी किस्म का वर्क कर दे या टोटल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाए। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि डब्ल्यू वर्क का कह रहा है और एच कह रहा है कि हीट कैसे इसमें चेंज होगी। जैसे हीट है, वर्क होता है तो ये हीट यहाँ से गुजर के उस वर्क में ऐड हो गई, तो एनर्जी चेंज हुई है सिस्टम वाइज, ठीक है, वो ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई है। चेंज इन एनर्जी इक्वेशन है इसकी, डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता रही है इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम क्यू माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, कितना है। अब अगर सिस्टम गेन करेगा थर्मल एनर्जी तो प्लस हो जाएगा, सिस्टम लॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा। वर्क डन होगा सिस्टम में तो प्लस होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो माइनस होगा। डेल्टा यू में जो चेंज आएगा वो कब आएगा, एनर्जी फ्लो हो रही है सिस्टम में या एनर्जी फ्लो आउट हो रही है, या इन हो रही है या आउट हो रही है, तो उसमें चेंज आ जाएगा। अब आ गए हमारे पास एक और ज़रूरी था, मगर आप थर्मोडायनामिक्स पर एंथैल्पी वगैरह ये सब मिले हुए हैं,
सब टॉपिक्स इकट्ठे ही समझो आप। अच्छा, एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी बेसिकली चेंज इन एनर्जी चेंज एसोसिएट विद केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज एसोसिएटेड है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एब्रिएटेड फॉर्म में डेल्टा एच कहा जाता है। डेल्टा एच जो कि बराबर है ई प्लस वी वी के। ई जो है एनर्जी ऑफ सिस्टम है, पी ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ सिस्टम है, और वी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या है। एंथैल्पी बेसिकली बोला जाए तो हीट ट्रांसफर की बात हो रही होती है कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, और फिर चेंज होता है एंथैल्पी में तो डेल्टा एच के साथ उसको इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अंदर आप पी को अगर कांस्टेंट सेट कर दो तो इक्वेशन कुछ इस तरीके दी जाएगी, और फिर इसको क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी करके भी आप लिख सकते हो, वरना सबसे शॉर्ट फॉर्म में ले जाओ डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू बेस पी। इस तरीके से भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच से बताया जा सकता है, जो कि इक्वल होता है हीट ट्रांसफर कितनी हुई है कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, एंथैल्पी भी एज अ स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है? इज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम रखता है, नॉट द पार्ट यू टेक टू गेट देयर। ठीक है, कोई पाथ उसका इतना मैटर नहीं करता कि कहाँ से आप फर्स्ट से एंड पे जा रहे हो, बल्कि मैटर करता है कि फर्स्ट एंड इनिशियल और एंडिंग फाइनल स्टेट उसकी क्या है। एंथैल्पी जो होती है एंथोल्पी, अभी एंथैल्पी बोला हमने, अब एंथोल्पी हो गया जो कि एस से आप डिनोट करते हो। वो बेसिकली क्या है? कैन बी थॉट एज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कैसे सिस्टम का डिसऑर्डर आया हुआ है उसको आप कैसे मेजर कर रहे हो? एंट्रोपी से करते हो उसको। जनरली जितना ज़्यादा बड़ा डिसऑर्डर आता है किसी सिस्टम में उतना ज़्यादा उसमें एंट्रोपी बड़ी होती है। एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन कहलाती है जैसे कि एंथैल्पी कहलाती है। इसका जो इक्वेशन है वो है डेल्टा एस इक्वल्स टू एस बेस फाइनल माइनस एस बेस इनिशियल, यानी जो फाइनल कितनी थी और इनिशियल कितनी थी, और फिर उसको लिख सकते हो आप माइनस करके। रीवर्क करके आप उसको ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हो कि के इन वर्क फाइनल कितना हुआ, के इन वर्क इनिशियल कितना हुआ। छोटी सी बात यह है कि अगर फाइनल वर्क डन जो है वो ज़्यादा बड़ा है इनिशियल वर्क से, तो फिर एंथैल्पी जीरो से बड़ी है, एंथ्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है,